हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। भाई आज हम लेके आए आपके लिए क्या सर, फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? ये हमारा सेकंड लेक्चर है इस प्लेलिस्ट का। और मैंने फर्स्ट में पढ़ा था सर एटॉमिक रेडियस, और एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स पढ़े थे। एटॉमिक रेडियस क्या होती है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था उसका पीरियडिक ट्रेंड्स, मतलब अगर किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा भाई, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी या घटेगी, कहीं पर क्या होगा क्या नहीं, वो सारी चीजें पढ़ी। और उसके बाद किसी भी ग्रुप में जब हम अप टू डाउन जाते हैं तो अप टू डाउन जाने पर क्या होगा, हमारे पीरियड जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ेगी या घटेगी, ये सब जान लिया था। सर इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले, एटॉमिक रेडियस का ही। बिल्कुल सर, एटॉमिक रेडियस का ही है, बट उसमें पढ़ना क्या है, उसके टाइप्स। भाई एटम तो है, मैंने आपको ये बताया था कि एटम क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों बहुत सारी सेल होती है। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि उसमें हम डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन फिक्स तो होते नहीं। इलेक्ट्रॉन जब फिक्स नहीं होते तो वो क्या होता है, मूवेबल होते हैं, जिनकी एटॉमिक रेडियस को एग्जैक्ट पता करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम उसकी एटॉमिक रेडियस को सर कैसे पता कर सकते हैं? उसको पता करने पर का एक चांस होता है हमारा कौन सा, इनके टाइप्स की एटॉमिक रेडियस पता करना। सर टाइप्स कौन कौन से ये बता दीजिए पहले। चलिए पहले हम समझते हैं कि एटॉमिक रेडियस होते कितने टाइप के। सर ये है चार टाइप, ये चारों टाइप आपको एटॉमिक रेडियस के पढ़ने हैं। पहला है आपका आयनिक रेडियस, दूसरा कोवेलेंट रेडियस, तीसरा मेटेलिक रेडियस, और फोर्थ हमारी वॉन डर वाल्स रेडियस। स्टार्ट करें सर, चलिए वन बाय वन इन चारों को स्टार्ट करते हैं। पहला है सर हमारा आयनिक रेडियस, जो कि इन चारों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। और क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता कि भाई आयनिक रेडियस क्या होती है, वो तो हम जान लेते क्या होती है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि मान लीजिए कोई आपको एटम दे दिया, जैसे मान लो जो मैग्नीशियम है, और एक आपको दे दिया कि Mg पे मान लीजिए 2+ है। भाई एक तो मैग्नीशियम एटम है, दूसरा मैग्नीशियम कटायन है, मतलब मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज आ गए। अब आपसे पूछा जाएगा भाई एटॉमिक रेडियस, इसकी भी कुछ ना कुछ होगी रेडियस, इसकी भी कुछ ना कुछ होगी रेडियस, तो इन दोनों में से किसकी रेडियस बड़ी होगी, किसकी छोटी होगी? सर इस टाइप के क्वेश्चन, ये तो अभी मैंने दो लिए, आपको 3, 4, 5, 7, 10 कितने भी दे सकता है सर। और आपसे पूछ सकता है बताइए भाई इसकी एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस में कौन सी बड़ी है कौन सी कम है, और अगर 2 से ज्यादा दे रखे हैं तो अरेंज भी करवा सकते हैं। सर इस टाइप के अगर क्वेश्चन सॉल्व करने तो हमको इसका कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। चलिए एक काम करते हैं, पहले कंसेप्ट समझते हैं फिर हम बात करेंगे। सर आयनिक रेडियस क्या होती है पहले ये तो बता दो। भाई ये होता ही है, हमारे पास न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होती है, सेल होती है ना। इनमें से हम इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन हम डाल भी सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो क्या बनता है भाई, कटायन बन जाता है। जैसे आपको पता है, आपने बचपन से पढ़ रखा होगा, Na होता है, और Na क्या करता है, सोडियम। इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करेगा तो इस पर क्या होता है, 1+ चार्ज आ जाता है, सोडियम से सोडियम प्लस बन जाता है। अगर एक आपने ये भी पढ़ रखा हो, Cl है, इलेक्ट्रॉन लिया, किस में चेंज हो जाएगा, Cl- में। भाई कुल मिलाकर अगर आपको आयन बनाना तो या तो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर डालो या एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालो। अगर आप निकालोगे या डालोगे तो क्या बन जाएगा, आपका आयन बन जाता है। और किसी भी आयन के अंदर जो रेडियस होती है, सर रेडियस क्या थी, रेडियस हमने जाना था किसी भी न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस, सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर वाली सेल में घूम रहा होता है, उसकी एवरेज डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। अगर वो एटम है तो एटॉमिक रेडियस, अगर वो आयन हो गया तो हम क्या बोलेंगे, आयनिक रेडियस। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज आयनिक रेडियस। सर समझ में नहीं है, कहने का मतलब हमारा सीधा सीधा ये, किसी भी एटम में न्यूक्लियस और सबसे बाहरी सेल की सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, एवरेज दूरी, उसे हम क्या कहते हैं भाई, आयनिक रेडियस कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको करा दी थी, तो वहां से नोट कर सकते हैं। वहां पर करना क्या, वहां एटम था या आयन करना, बस इतना काम है, बाकी कुछ नहीं करना। चलिए सर अब बात आती है, सर ये इससे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बता दीजिए। तो क्वेश्चन भाई 2 तरह से आ सकते हैं। केस 1, सेम एटॉमिक नंबर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन वो आते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम है, तब आप आयनिक रेडियस को उसका क्रम कैसे बताएंगे, और अगर एटॉमिक नंबर ही सेम है तो उस केस में आप कैसे बताएंगे। चलिए सर एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। जैसे मेरे पास प्रॉब्लम ये होगी, अभी मैंने लिया था आपके सामने क्या, कि मेरे पास में Na था और मेरे पास में मान लीजिए Na+ है।
ये है, और इन दोनों में से मेरे पास ये पूछा जाता है सर इन दोनों में से एटॉमिक रेडियस या फिर आयनिक रेडियस हम बोल सकते हैं कि इनकी जो रेडियस है किसकी बड़ी है किसकी छोटी है। सर इस चीज को कैसे पता करेंगे? इस चीज को पता करने के लिए आपको एक कंसेप्ट समझना है, और कंसेप्ट आपको कैसे समझना है, आपको एक चीज पता है भाई और बहुत अच्छे से पता है, जैसे Na है ना, ये भाई Na+ कब बनाएगा? ये Na+ तब बनाता है जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता, जाहिर सी बात है ना। ठीक है सर, हम अगर एटम की बात करें तो एटम में बीच में हमारे पास न्यूक्लियस होता है, उसके चार और कौन होती है? सेल होती है सर, और न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव, और सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उन पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। सर नेगेटिव पॉजिटिव के बीच अट्रैक्शन होगा नहीं होगा? बिल्कुल होता है। सर कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाह रहे हैं भाई हमारे पास में ये है कौन? सोडियम। सर इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं? इसमें प्रोटॉन कितने हैं? हमें पता है सर, बहुत अच्छे से पता है, बचपन से पढ़ रखा है। जितना किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं। सर इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना होता है? 11। तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे सर? 11 होंगे। 11 होंगे ना सर। Na+ में कितने होंगे प्रोटॉन? Na+ में भी प्रोटॉन का नंबर कितना होगा? 11 ही होगा, मतलब 11 होगा, क्योंकि भाई प्रोटॉन के साथ छेड़खानी थोड़ी ना की, हमने इलेक्ट्रॉन को ही तो निकाला है। बिल्कुल सही बात है सर। हमारे पास क्वेश्चन ये भी आ जाता है, मान लीजिए अगर मैं इसमें बात करता हूँ सर इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे किसमें? सोडियम में। भाई जितने न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। सर इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11 होंगे। सर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताना? सर 11 होंगे क्या? नहीं होंगे। काय को नहीं होंगे सर? क्यों नहीं हो सकते 11? भाई सोडियम ने Na+ बना लिया, और Na+ तब बनता है जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। भाई इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे पहले, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 10 बनेंगे ना, 10 ही तो बचेंगे ना। बस इतना काम करना है। अगर इतना काम कर लिया तो आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। सर कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली? इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, क्योंकि हमें पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, और Na+ का भी एटॉमिक नंबर 11 ही रहेगा, उसमें एटॉमिक नंबर में तो कोई फर्क पड़ना नहीं। ठीक है सर। अब बात ये आती है सर इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, अब इनकी आयनिक रेडियस कैसे पता करेंगे, या फिर रेडियस कैसे पता करेंगे कि रेडियस हमारी Na की ज्यादा है या Na+ की ज्यादा है? तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है भाई। हमने अभी आपको बताया न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है भाई? न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज किसको खींचेगा? इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। भाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को जितना खींच लेगा साइज उतना कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा। हमने लास्ट लेक्चर में फैक्टर सीखे थे, कौन सा? जेड इफेक्ट वाला। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, सेल को अपनी ओर खींचता है, साइज कम हो जाएगा। यानी यही तो पढ़ा था, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा। भाई अगर मैं यहां पर देखूं, थोड़ा सा रिलेट करके देखो, यहां पर इस वाले कॉलम में इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 11, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। यहां पर प्रोटॉन कितने हैं? 11, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10, यानी 10। सर एक बात सोचो, ये प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, ये प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, क्या 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच पाएंगे या 11 प्रोटॉन 10 को? ये तो कॉमन सेंस वाली बात होगी। यहाँ न्यूक्लियस में खड़े हैं कौन? 11 लोग। अब 11 लोगों को 11 ही इलेक्ट्रॉन खींचने हैं। दूसरी साइड 11 लोग खड़े हैं, अब इलेक्ट्रॉन खींचने हैं 10। भाई कौन जल्दी खींच रहा है? जाहिर सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो जल्दी खींच लेगा, ज्यादा होंगे तो कम खींच पाएगा। इसका मतलब सर ये हो गया कि ये वाले जो प्रोटॉन है, कौन से वाले भाई? ये वाले जो प्रोटॉन है, ये इन 10 इलेक्ट्रॉन को इनके कंपैरेटिवली ज्यादा खींच लेंगे। ज्यादा खींचने का मतलब क्या है? सर यहाँ पर ये साइज है तो ये साइज होगा, और यहाँ पर ये साइज है ये साइज होगा, यानी कंपैरेटिवली इससे ज्यादा खींच लेंगे। और ज्यादा खींचा तो साइज क्या हो जाएगा भैया? कम। और साइज कम हुआ तो रेडियस भी क्या हो जाएगी? कम। यानी कि कहने का मतलब सर एक चीज होगी। क्या कहने का मतलब हो गया? मेरे पास में ये है Na, ये मेरे पास में है Na+। का मतलब क्या हो? मतलब ये हो गया सर, अगर मैं इनकी रेडियस की बात करूं, किसकी बात करूं? रेडियस की, तो रेडियस इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी? Na की। काय को भाई? इसलिए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए कम, और इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इसमें प्रोटॉन ज्यादा हो गए कंपैरेटिवली इससे, तो वो क्या करेंगे? इसको खींच लेंगे तो इसका साइज कम, तो रेडियस भी क्या हो जाएगी? कम। बस इतना ही है। इसका मतलब सर केस सेकंड ये है हमारा। अगर मैं यहां से कंक्लूजन निकालू, कंक्लूजन ये है सर, अगर मैं किसी भी एटॉमिक नंबर सेम है तो वहां पर अगर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे उसमें, तो क्या होगा? हमारा साइज भी कम हो जाएगा।
अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो साइज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया सर, यहां पर हम बात करेंगे रेडियस, या हम बात कर लेंगे रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये भाई ये वाला फॉर्मूला हम कब एप्लीकेबल होगा, ये वाला फॉर्मूला हमारा तभी एप्लीकेबल होगा जब, कब भाई, जब हमारा एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो रेडियस भी क्या होती चली जाएगी भैया, बढ़ती चली जाएगी। यहां देखो, यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो एटॉमिक नंबर सेम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 10 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन बढ़े तो इसकी एटॉमिक रेडियस क्या हो गई, ज्यादा। यहीं पर सर एक और क्वेश्चन पूछना हमसे, एक हमसे पूछ के दिखाओ ना, आपसे पूछ के देख लेते। ठीक है चलो इसी पे कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है सर, हमारे पास में जैसे एक Cl है, दूसरा Cl माइनस है। सर इसमें बताना किसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी। Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। Cl माइनस का भाई एटॉमिक नंबर तो 17 ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो कितने होते हैं सर, इलेक्ट्रॉन होते हैं 17। और इसमें कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, सर इसमें तो 18 हो जाएंगे। क्यों 18 हो जाएंगे भाई, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने का मतलब क्या, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो अभी कितने हो गए, 18 हो गए ना। इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा हुए, सर इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा हो गया, जब इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा हो गए तो भाई रेडियस भी इसकी ज्यादा हो गई, क्योंकि हमने पढ़ा है भी जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा एटॉमिक रेडियस। सिंपल। Mg आया, Mg प्लस प्लस आया, क्या पता चल रहा सर, प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन का निकलना, मतलब इलेक्ट्रॉन कम होंगे। माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन का आना, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। भाई एक चीज कॉमन सेंस से सोच लीजिए, एटॉमिक नंबर सेम है, अगर प्लस बढ़ रहा है इसका मतलब साइज छोटा हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। माइनस बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसका मतलब भाई एक चीज समझ लो, क्या समझ लो, कि जितना ज्यादा पॉजिटिव साइज उतना छोटा, और जितना ज्यादा नेगेटिव साइज उतना बड़ा। इस तरह इस ट्रिक से आप किसी भी एटम की एटॉमिक रेडियस का पता लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है ये आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो भाई फंडा हमारा पहला समझ में आया, केस फर्स्ट, केस सेकंड समझते। अगर सर इलेक्ट्रॉन समान हो गए फिर क्या करेंगे, अभी तो आपने बता दिया भाई इलेक्ट्रॉन सेम है तो उस केस में क्या करना है, सॉरी अब अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो उस केस में आपको करना यह है कि इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा एटॉमिक रेडियस उतनी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन कम तो एटॉमिक रेडियस कम। सर ये तो हमें बात समझ में आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन तो हमारे पास ये है सर, अगर इलेक्ट्रॉन सेम हो, आइसो का मतलब क्या होता है भाई, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो मतलब सेम, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऐसी स्पीसीज यानी ऐसे आयन एटम जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। उस केस में आपसे अगर पूछते हैं कि इनमें से एटॉमिक रेडियस किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, तो उस केस में सर इसको भी एक हम बहुत अच्छे क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं। सर कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं, कंसेप्ट समझें, उसके बाद इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो निकाल लेते हैं। देखो जब तक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई तब तक सॉल्यूशन नहीं आता, और जब प्रॉब्लम क्रिएट करके सॉल्यूशन निकालते हैं ना भाई, मस्त ट्रिक बनती है। इसे हम ट्रिक कहते हैं, खुद की ट्रिक बनती है। देखो आप भी बनाओ ट्रिक, कैसे बनेगी। देखिए भाई मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैंने ले लिया यहाँ पर भाई नियॉन है, सोच के देखना खुद ही, आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें। चलो इधर दूसरे पेज पे लेते हैं, है ना, इस पेज पे ले लेते हैं हम, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये है, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया क्या, नियॉन ले लिया, चलो नियॉन है, ठीक है। अब नियॉन के बाद, नियॉन से पहले कौन आता है, फ्लोरीन आता है। इसमें मेरा क्लोरीन, फ्लोरीन के बाद कौन आता है मेरा, फ्लोरीन से पहले आता है मेरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से पहले आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से पहले आता है कार्बन। उल्टा चल रहा है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर क्या आता है सोडियम, फिर क्या आता है मैग्नीशियम, फिर आता है एल्यूमिनियम। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, और इतने सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं। फिर हम एटॉमिक रेडियस को कैसे करें, क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद फिर हम इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। भाई पहले तो एटॉमिक नंबर लिखते हैं, नियॉन का कितना होता है 10, इसका कितना 9, 8, 7, और इसका कितना होता है 6। इधर चलेंगे, सोडियम का 11, 12 और 13, मतलब 30, ठीक है भाई। इसमें अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम में, इस वक्त कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, भाई प्रोटॉन इसके 13, तो 13 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन, 11, जितना जितना इसका एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मैं काम करता हूँ, काम क्या भाई, काम बता दूं मैं, काम ये है, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं एफ में एक माइनस लगा दूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं, एक माइनस लगाया, इसमें
इलेक्ट्रॉन के नंबर अगर मैं बताऊं तो नियोन में कितने होंगे, 10 होंगे। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, एक माइनस लग गया, माइनस लग गया का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो 9 कितने हो जाएंगे, 10। इसका मतलब सर इस वक्त फ्लोरीन में भी 10 इलेक्ट्रॉन। हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक करने की कोशिश कर रहे हैं। आइसोइलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन बराबर करने की कोशिश कर रहा है। सर हम ऑक्सीजन में गए, इसमें मैंने 2 नेगेटिव लगा दिए, तो नेगेटिव का मतलब पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे, अभी 2 और आ गए, कितने हो गए सर, 10 हो गए। 10 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मैं नाइट्रोजन में गया, इस बार मैंने इस पर कितने लगा दिए, 3 इलेक्ट्रॉन लगाया, 7 और 3 10 हो गए। सर यहाँ पर मैंने 4 इलेक्ट्रॉन लगाए तो यहाँ पर भी कितना हो गया, इतनी बात समझ में आ रही। इधर आओ भाई, सोडियम है, 1 प्लस लगा दो, 11 में से गया तो कितना बचेगा, 10। Mg पे 2 प्लस लगा दो, 12 में से 2 गया कितना बचेगा, 10। एल्यूमिनियम पे 3 प्लस लगा दो, 13 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 10। क्या समझ में आ रहा है सर, एक चीज समझ में आ रही है, आपने क्या किया इधर, हमने कुछ नहीं किया सर, हमने ये किया है कि जो भी हमारे पास मैंने जितने भी आइटम्स लिखे थे, एलिमेंट्स लिखे थे, उन सब में इलेक्ट्रॉन बराबर कर दिए। इलेक्ट्रॉन बराबर करने का मतलब क्या, सर सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और क्वेश्चन मेरा ये आता है कि सर यहां से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, फिर ट्रिक बनाएंगे। हम ये कह रहे हैं सर इनमें से एटॉमिक रेडियस हम कैसे पता करेंगे, किस में बढ़ेगी किस में कम होगी। तो भाई पिछले वाला लॉजिक लगाओ। पिछले वाला लॉजिक हमने क्या लगाया था सर, हमने ये लगाया था प्रोटॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, और जितना ज्यादा खींचेंगे साइज उतना कम होगा। केस हमारे पास ये 10-10 इलेक्ट्रॉन है सब में, भाई सब में खींचने वाले 10 है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने, 10 है। अब खींचने वाले का नंबर देखो, यहां खींचने वाले कितने, 6, यहां 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी उधर से इधर की ओर हमारे जो खींचने वालों की संख्या है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। सर कहने का मतलब 2 केस ले लो, एक पहले वाला दूसरा लास्ट वाला, ऑटोमेटिकली ट्रिक बन जाएगी। सर निकालो, पहले वाला केस मेरा ये है, मेरे पास 10 लोग खड़े हैं और हम यहाँ 6 लोग, हम 10 लोगों को 6 लोग खींच रहे हैं। दूसरे केस में क्या, दूसरे केस में इधर 10 लोग खड़े हैं और खींचने वाले कितने इस बार, 13। भाई 13 लोग 10 को खींच रहे, कौन जल्दी खींच लेगा, भाई ये खींच लेंगे ना, जो 13 लोग वो 10 को खींच लेंगे ना जल्दी। जब ये जल्दी खींच लेंगे तो इनका साइज क्या हो जाएगा, छोटा, और साइज छोटा हुआ तो एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगी, छोटी। कहने का मतलब सर यहाँ से एक चीज हमने निकाल ली, और वो चीज क्या है, और वो चीज सर ये है कि इनमें अगर मैं रेडियस की बात करूं तो सबसे ज्यादा किसकी हुई, कार्बन की, क्योंकि कम खींच पाएगा ना, कम खींच पाएगा तो साइज बड़ा होगा, और साइज बड़ा होता है एटॉमिक रेडियस भी बड़ी। भाई इसके बाद ये इस तरह से हमारा क्रम होगा। ये किसका क्रम हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारे पास रेडियस का एक ऑर्डर। सर एक चीज समझ में आ गई, क्या समझ में आ गया, अगर इलेक्ट्रॉन मेरे सेम है, इलेक्ट्रॉन मेरे सेम है, तो उस केस में क्या हो रहा है, जैसे 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 नेगेटिव को बढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे, सॉरी इलेक्ट्रॉन तो मतलब सेम है सब में, जैसे जैसे नेगेटिव को बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे रेडियस बढ़ रही है, और जैसे जैसे पॉजिटिव बढ़ा रहा हूं रेडियस मेरी क्या हो रही है, कम हो रही है। सर यहां से लॉजिक मेरा ये आ गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में रेडियस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव चार्ज के, और भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पॉजिटिव चार्ज के। बस भाई बन गई ट्रिक, यही तो हमको चाहिए था। क्या चाहिए था, बस यही चाहिए था, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए था। मतलब क्या सर, ये तो बहुत अच्छी खासी सी ट्रिक लग रही है मेरे को। क्या ट्रिक लग रही है, ट्रिक ये है कि भाई अगर नेगेटिव बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगी, और पॉजिटिव बढ़ेगा तो रेडियस घटेगी। यकीन नहीं है तो देख लो, जैसे जैसे नेगेटिव बढ़ रहा है इसमें 1 2 3 4 नेगेटिव बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रही है। इधर देखना पॉजिटिव बढ़ रहा है, 1 2 3 पॉजिटिव बढ़ रहा है तो रेडियस कम हो रही है। कितनी बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा, उसे हम करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन ये आ गया सर, मेरे पास Mg, सर Mg छोड़ो क्योंकि अभी भी ले लिया हमने, मेरे पास में Ca++ कैल्शियम 2+ है, और मैंने इधर लिया एक Cl-, और इन दोनों में से मैं पूछता हूँ कि इसकी रेडियस बड़ी होगी। आराम से, वैसे तो उम्मीद करता हूँ कि बता दोगे। क्यों भाई, पहले तो ये देख लो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है या फिर एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर तो सेम है नहीं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, इसका कितना होता है 70, ये तो होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके देखना, इलेक्ट्रॉन साथ सेम हो। अगर मैं इलेक्ट्रॉन देखूं तो भाई यहाँ पर 20 में से 2 गए तो कितने बचे, 18 बचे। यहाँ पर 17 में 1 जुड़ गया, कितना होगा 18। सर आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, और आइसोइलेक्ट्रॉन में जैसे जैसे नेगेटिव बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस भी बढ़ेगी।
पॉजिटिव बढ़ेगा तो रेडियस कम हो जाएगी। इस पर पॉजिटिव आ रहा है, इसकी कम हो जाएगी, इस पर नेगेटिव आ रहा है, बढ़ जाएगी, यानी एटॉमिक रेडियस किसकी ज्यादा होगी, Cl, नेगेटिव की ज्यादा होगी Ca2+ से। मुझे लगता है ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सर हमने पढ़ा क्या, एटॉमिक रेडियस, जब हमने देखा टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस में हमारे पास कितने टाइप है भाई, 4 टाइप है, जिनमें से हम पहला टाइप कंप्लीट कर चुके हैं। और पहले टाइप में हमने कितने केस पढ़े भाई, 2 केस पढ़े। और 2 केस कौन से थे, पहला जब एटॉमिक नंबर सेम होता है, और दूसरा वो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमारी क्या होती है, सेम होती है। अब हम पढ़ते हैं भाई नेक्स्ट, ये बहुत छोटी छोटी चीजें, इसमें कुछ ज्यादा नहीं होना। हम बात कर रहे हैं कोवेलेंट रेडियस की। सर कोवेलेंट रेडियस का है, कोवेलेंट का नाम कहीं ना कहीं सुना है, कोवेलेंट का नाम कहाँ सुना है, कोवेलेंट बॉन्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजक बंध। भाई सहसंयोजक बंध बनते कैसे, जब 2 अलग अलग एटम होते हैं, दोनों के जो दोनों एटम है वो इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी करते हैं, यानी म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, तो वहां से जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। सर ये कहानियां पहले काफी बार पढ़ के आए होंगे, तो हम वहां पर पूरे डिटेल नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, जैसे देखो आपने पढ़ा है जैसे Cl2 है, तो Cl2 कैसा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, H2 है, H सिंगल बॉन्ड H। भाई जहां पर आप सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये सब जो लगाते हो, ये सब क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। अगर सिंगल, डबल, ट्रिपल इनसे अगर कोई भी चीज जुड़ी हुई है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। उस केस में सर रेडियस का कैसे पता करें, भाई कोवेलेंट बॉन्ड में एक केस होता है, क्या केस होता है, केस ये होता है कि एक एटम मेरा ये है ना, और इसकी जो रेडियस मैंने ये मान लिया, मतलब उसका एक पूरा एटम मान लिया है ना। अब ये एक एटम दूसरे एटम के साथ क्या करता है, ओवरलैप करता है। और ओवरलैपिंग आपको कराई होगी पहले भी, कभी है ना, तो ओवरलैपिंग आपने कराई होगी। तो मैं आपको कुछ इस तरह से बता दूं, ये दूसरा क्या आ गया हमारे पास, एटम आ गया, दूसरे एटम का न्यूक्लियस। और वो ओवरलैपिंग जब करेगा तो ओवरलैपिंग कैसे करता है, कुछ इस टाइप से। भाई एक एटम दूसरे एटम के साथ क्या करता है, इस तरह से एक्सटेंड में ओवरलैपिंग करता है। ओवरलैपिंग जितनी अच्छी होती है बॉन्ड उतना ही ज्यादा बनता है, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमारे बीच में कुछ ज्यादा आ जाती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में ज्यादा आ जाती है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन वो करता है शेयरिंग तो हमारा सिंगल बॉन्ड आता है, 2 इलेक्ट्रॉन करता है डबल आता है, 3 इलेक्ट्रॉन करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड आता है। वो बेसिक थ्योरी हम नहीं कर रहे, हमें क्या करना सर, ये हमें पता चलेगी कोवेलेंट बॉन्ड है। अब कोवेलेंट बॉन्ड है तो मुझे इसमें रेडियस कैसे पता चलेगी सर, मैं इधर आपको इधर कहीं नहीं नापनी, आपको काम ये करना है भाई इस एटम का, कौन से वाला एटम का, ये जो एटम, इस एटम के न्यूक्लियस का सेंटर लो, इस एटम के भी न्यूक्लियस का सेंटर लो, और इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के सेंटर को आपस में मिला दो। ठीक है भाई, तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगी ना, उस डिस्टेंस को मैंने मान लिया सर डी है, डी डिस्टेंस है। अब इस डी डिस्टेंस का कर दो क्या, आधा। सर इसी को बोलेंगे क्या, कोवेलेंट रेडियस। क्या बोलेंगे भाई इसको, कोवेलेंट। समझ में नहीं आया सर, दोबारा बताओ। कोई भी 2 एटम जब कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड होते हैं तो बॉन्डेड होने के बाद उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है भाई, कोवेलेंट रेडियस कहलाता है। अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं, चलो डेफिनेशन लिख ही देता हूं, तो क्या लिखेंगे भाई इसकी डेफिनेशन, हम लिखेंगे द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 nucleus या 2 nucleus of atoms which is bonded with covalent bond which is bonded with covalent bond। सर इसका मतलब भी एक बार बता देना ना, चलो ठीक है बता देते हैं। इसमें मतलब क्या होता है, मतलब भाई ये होता है, देखिए तो मतलब मैंने बोला द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियस, भाई 2 न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा, ऑफ 2 एटम्स है ना, विच इज बॉन्डेड विद कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, यानी 2 एटम जो कि कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए, उनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा सर, कोवेलेंट रेडियस कहलाता है। इतनी बात मुझे लगता समझ में आ गई, कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, इससे क्वेश्चन कैसे आता है अभी हम देखते हैं। इससे पहले अगले वाला और समझ लो, कौन सा है हमारा, मेटालिक रेडियस।
सर ये किस में पाया जाएगा? वो तो तुमने बता दिया। कोवेलेंट रेडियस कहाँ पाई जाएगी? कोवेलेंट रेडियस वहां जो कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। सर मेटल रेडियस कहाँ पाई जाएगी? मेटल रेडियस तो मेटल्स में मिलेगी ना, धातुओं में। लोहा है, सोना है, चांदी है, जितनी भी मेटल्स सब में मिलेगी। और मेटल्स आपस में ओवरलैप नहीं करती सर, इतना पता है। मेटल क्या होती है सर? मैं मेटल के केस बताऊं आपको तो मेटल कुछ ऐसा होता है केस, और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं भाई। मेटल में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम क्या बोलते हैं सर? इसमें हम कुछ इस टाइप से जंक्शंस मानते हैं कि इसमें हमारे बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, और उन न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है भाई? उन न्यूक्लियस के बीच में हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। और इन न्यूक्लियस के बीच में कौन होंगे हमारे पास? इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इस टाइप से। ये हमारा कुछ मेटल का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेटल में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके इस तरह से सेल्स में बाहर घूमते रहते हैं, लेकिन इनमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। ओवरलैपिंग नहीं होती मतलब क्या सर? मतलब ये अगर मैं दो एटम्स को देखूं भी, इनको दो एटम्स को मान लो मैं चाहता हूँ इन दो एटम्स को देखूं, तो मैं कैसे देखूंगा भाई? दो एटम्स को देखने के लिए आप इस तरह से कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक न्यूक्लियस था, ठीक है, और इसमें इसकी सेल हमारी ये थी, दूसरे एटम की भी सेल कुछ इस टाइप से, और उसका न्यूक्लियस हमने ये ले लिया। भाई एटम ओवरलैप नहीं करते, यहाँ पर एक दूसरे के पास बिल्कुल सटे होते हैं। सॉलिड यही तो होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड में भाई एटम पास पास होंगे, लेकिन ओवरलैप नहीं करते। ओवरलैप नहीं करते थे सर। इस केस में हम कैसे बताएंगे किसकी एटम क्या होती है, मतलब कोवेलेंट मेटलिक रेडियस क्या होती है? तो बिल्कुल जैसे कोवेलेंट में पढ़ा था ना, वैसे करते हैं। क्या पढ़ा था सर? दोनों के न्यूक्लियस लो, उनकी बीच की दूरी लो, मान लो डी, और उसका कर दो क्या? आधा। सर रेडियस निकल आएगी। कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब है डी क्या है? डिस्टेंस डिवाइड बाय 2। क्या हो जाएगा ये? मेटलिक रेडियस। मतलब सर पहले की जैसा हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो आसान सवाल हो गया, है ना? ठीक है सर, क्या मतलब? दोबारा बता दो। किसी भी मेटल में कोई भी दो एडजेसेंट न्यूक्लियस ले लो, और उन दोनों न्यूक्लियस के बीच की दूरी ले लो। क्या ले लो? उन दोनों के बीच की दूरी, और जो दूरी उसका कर दो आधा। आपको क्या निकल आएगा? मेटलिक रेडियस। सर इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, मर्जी तुम्हारी लिख लीजिए। क्या होगा? हम बोल सकते हैं द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस of two adjacent atoms is known as क्या? मेटलिक रेडियस। आप लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो भाई हमने क्या बोला? देखो फिर से देख लो, द हाफ ऑफ डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस का आधा, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस के बीच की, ऑफ टू एडजेसेंट एटम। बहुत सारे एटम्स होते हैं, उनमें दो एडजेसेंट का मतलब बराबर वाले, जो दो आपस में बराबर में हैं, जैसे इसके साथ या इसके साथ दो बराबर में जो एटम्स हैं, उनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा सर? मेटलिक रेडियस। ये तो बिल्कुल सेम हो गया सर, जैसे कोवेलेंट रेडियस था। तो कोवेलेंट रेडियस में कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स हैं, उनके बीच की दूरी का आधा ले लो। मेटलिक रेडियस में मेटलिक बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा ले लीजिए। अब अगला और लास्ट हमारा है वान डर वाल्स रेडियस। सर कहीं ना कहीं आपने वान डर वाल्स फोर्स का नाम सुना होगा, और वान डर वाल्स फोर्स क्या होते हैं हमारी? वान डर वाल्स फोर्स एक वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो हर जगह पाया जाता है। जहां कोई अट्रैक्शन फोर्स ना हो, वो वान डर वाल्स फोर्स पाया जाता है। सॉलिड में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। लिक्विड में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। इवन गैसों के अंदर भी पाया जाता है। गैस तो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स तो बहुत दूर दूर होता है। मान लीजिए गैस का एक मॉलिक्यूल ये हो गया हमारा, चलो मॉलिक्यूल बना देता हूँ, ये एक मॉलिक्यूल है। दूसरा गैस का मॉलिक्यूल सर ये हो गया मेरे पास, दूसरा गैस का मॉलिक्यूल ये है, डायरेक्ट में मॉलिक्यूल है। तो इसमें क्या है? इनके न्यूक्लियस मान लो एक न्यूक्लियस यहाँ है, दूसरा न्यूक्लियस यहाँ है, ऐसे एक न्यूक्लियस यहाँ है, दूसरा न्यूक्लियस यहाँ है। क्या बोला है सर? मैंने ऐसे बोला है, जैसे H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H एक ये हो गया, H सिंगल बॉन्ड H एक ये हो गया। मतलब क्या है सर? दो मॉलिक्यूल्स आ गए। अब इनमें क्या अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा तो होता नहीं। अब अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे सर, इन दोनों की न्यूक्लियस की बीच की दूरी लो, इन दोनों के न्यूक्लियस की बीच की दूरी लो। सर इसका न्यूक्लियस ये, इसका न्यूक्लियस ये, दोनों को मिला दो, दोनों को मिलाएंगे क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। उस डी का कर दो आधा, क्या निकलेगा? रेडियस। और कौन सी रेडियस निकलेगी? वान डर वाल्स
रेडियस। सर ये भी ऐसा ही बिल्कुल है, क्या है सर, क्वेश्चन ये आता है हमारे पास। हाँ यार इसको समझे तो क्या बोलेंगे सर, इसकी डेफिनेशन कैसे लगेगी, हम बिल्कुल सेम लगेंगे। द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस ऑफ टू मॉलिक्यूल्स विच इज बॉन्डेड विद ए वान डेर वाल्स फोर्स। जो वान डेर वाल्स फोर्स के द्वारा जुड़े हुए दो मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है सर, वान डेर वाल्स रेडियस कहलाता है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, वो क्या हमारा सर, हमारे पास में एक था हमारे पास कोवेलेंट रेडियस, एक थी हमारे पास मेटेलिक रेडियस और एक थी हमारे पास वान डेर वाल्स रेडियस। सर कोवेलेंट रेडियस कैसे थी, कुछ ऐसे, मेटेलिक रेडियस कैसे थी, कुछ ऐसे, और वान डेर वाल्स रेडियस कैसे थी, कुछ ऐसे। यही तो था भाई, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, इनका क्या है भाई, आधा, इसका आधा, इसका आधा और इसका आधा। ये तो थे। अब क्वेश्चन ये आता सर इनमें से बड़ा कौन सा, आपको देख के आराम से बता सकते हो, यहाँ पर वही दूर दूर है, सबसे बड़ी रेडियस कौन सी हो जाएगी। अगर मैं बात करूं कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वान डेर वाल्स रेडियस, तो इनमें बड़ा कौन होगा, वान डेर वाल्स रेडियस, फिर मेटेलिक रेडियस और फिर कोवेलेंट रेडियस। तो मुझे लगता है इतना कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का अगला टॉपिक लेके आएंगे, मुझे लगता है हम आयोनाइजेशन एनर्जी लेके आ रहे हैं, ठीक है, जो कि हर किसी के लिए भाई हेल्पफुल रहेगा आपका, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो यानी बीएससी वगैरह में हो, चाहे आपका नीट हो, जेई हो या फिर 11-12 हो, सबके लिए काम और यूजफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ये लेक्चर भाई शेयर करें सबके लिए।